हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बताए थे, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन बताए थे कि जितने भी आपका कैलसी यूज करते हैं, कैलसी मतलब कैलकुलेटर यूज करते हैं, या जितने मोबाइल और चाहे कंप्यूटर का कोई भी आप यूज करते हैं, जहां भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वहां पे बिना इस आईसी के पॉसिबल नहीं है, जिस आईसी को हम बोलते हैं 741 आईसी, ठीक है। तो उस आईसी का हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। हमने इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, लेकिन उसका सर्किट बनाते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि ये कोई डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ये देखिए, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। हमने केवल एक ही स्टेज बनाएंगे, ठीक है, और इसी से एक्सप्लेन कर देंगे आपका। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये केवल सर्किट हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में फिगर रहे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास। फिर देखिए, यहां पे एक हमने एक बीजेटी सर्किट और लिया। एक बीजेटी सर्किट हमने ऊपर लिया। बीजेटी सर्किट आप लोग फैमिलियर है, नहीं फैमिलियर है तो इमेजिन कर लीजिए। देखिए, मैं केवल ये समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर इसमें आपको देख के सर्किट डर लगे तो डरने की जरूरत नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हमें पढ़ना नहीं है। इसको आपको जो इसी ब्रांच के बच्चे हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट केवल इतना है कि हम आईसी जो हमें पढ़ना है, उस आईसी का इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए, ये इसका एमीटर टर्मिनल है, इसका एमीटर टर्मिनल। इसका आप जानते हैं कि ये बेस टर्मिनल होता है, ये बेस टर्मिनल होता है, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल होता है, ये एमीटर टर्मिनल होता है। तो देखिए, दोनों ट्रांजिस्टर का, इसका भी कलेक्टर टर्मिनल, ये आपका इसका ये बेस टर्मिनल है और इसका ये एमीटर टर्मिनल है। दोनों एमीटर को मैंने डायरेक्ट कपल कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस 2R था और इसका जो रेजिस्टेंस 2R, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस 2R पैरेलल में हो गया तो ये कितना हो जाएगा RE। ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका RE रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे एमीटर पे जो वोल्टेज है प्लस माइनस VEE दे रहे हैं, या आप इसको कह सकते हैं प्लस माइनस VCC दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से दो पावर सप्लाई हमने यूज किया। यहाँ पे हम देखिए पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं और ये डीसी वोल्ट सोर्स हमने दे रहे हैं। यहाँ पे दो डीसी वोल्ट सोर्स है, एक डीसी वोल्ट सोर्स है, एक डीसी वोल्ट सोर्स है। बेसिकली इन ट्रांजिस्टर को हमें सॉरी माफ करिएगा, इन ट्रांजिस्टर को हमें एक्टिव रीजन में रखना है। ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 को हमें एक्टिव रीजन में रखना है। एक्टिव रीजन में रखने के लिए हमें प्रॉपर इनको डीसी लेवल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम दो पावर सप्लाई यूज करते हैं, प्लस VCC एंड माइनस VCC, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम चाहते क्या थे कि दो सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट मिले। तो एक सिग्नल हमने यहाँ पे दे दिया, इस सिग्नल देखिए, ये आपको इसको हमने कह दिया VS1, मतलब VS1 या V1 वोल्टेज कह सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो, VS1 का ये सोर्स वोल्टेज, या इसको V1 कह दीजिए, और ये रेजिस्टेंस आपका RS1, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। इस रेजिस्टेंस पे यहाँ पे एक पावर सप्लाई यूज करते हैं, ठीक है, एक पावर सप्लाई यूज करते हैं। और यहाँ पे प्लस माइनस आपका ये इसको कह दीजिए VS2 या V2, ठीक है। और ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं सोर्स रेजिस्टेंस R2। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट कपल्ड डीसी या डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डीसी एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल मतलब ये देखिए, दोनों के एमीटर टर्मिनल को मैंने डायरेक्ट कपल कर दिया और दोनों को जो पावर सप्लाई दे दिया था मैंने सेम कर दिया। यहाँ पे आपने V1 वोल्टेज दिया, यहाँ पे V2, इन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके ये देखिए, यहाँ पे आउटपुट ले रहा हूं मैं, यहाँ पे आउटपुट हम ले रहे हैं, इसको कह दिया हमने प्लस, इसको कह दिया माइनस, और यहाँ पे कह दिया B आउटपुट, क्लियर। ये आउटपुट ले रहे हैं, इतना तक क्लियर है। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो हमने बताया था कि इनपुट स्टेज में भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं, फिर आपका आउटपुट स्टेज में भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत हाई गेन एम्पलीफायर है। और अब देखिए, हमको ये नहीं पढ़ना, हमें पूरा उसका आर्किटेक्चर पढ़ना था जो आईसी। तो
तो इन सबों से देखिए जो आईसी बनती है, उस आईसी को मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, उस आईसी का सिंबल ये है, उस आईसी का सिंबल ये है नेगेटिव, और ये क्या हुआ पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्या हुआ आपका आउटपुट वोल्टेज। ये देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, जो मैं समझाने चल रहा हूं, जो मुझे पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, ये देखिए इसमें दो पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, इस तरह से आईसी का सिंबल है, एक प्लस वीसीसी और एक इसको कह दीजिए माइनस वीसीसी या माइनस बीई, तो जनरली माइनस वीसीसी लिखा रहता है, तो मैं दो वही लिख दिया, ठीक है। इसमें दो इनपुट हैं, एक देखिए एक इनपुट ये है और एक इनपुट ये है, ठीक है, दो इनपुट हो गए, एक इनपुट ये एक इनपुट है। जो नेगेटिव जिस पे मैं लिखा हूं, इस इनपुट को बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्या बोलते हैं, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये आपका इनपुट कौन सा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। और ये जो इनपुट है इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो आप ये समझ गए होंगे कि इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसका मीनिंग मैं हल्का से आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इनपुट सिग्नल ले दिया, ये देखिए इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सिग्नल दिया, तो एम्पलीफाई होकर आउटपुट मिलेगा, एम्पलीफाई होकर आउटपुट मिलेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट रहेगा, और ये देखिए ये एम्पलीफाई होकर आउटपुट मिला। आपने इनपुट ले दिया, सेम फेज में नहीं, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल वो करता है इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल पे आप कोई सिग्नल दिए, ये देखिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने ये सिग्नल दिया और आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड दिया, तो ये एम्पलीफाई होके तो आएगा, लेकिन देखिए सेम फेज में आएगा, जो पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है। और दोनों का जो देखिए फाइनल आउटपुट हम यहाँ पे ले रहे हैं, दो पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, प्लस वीसीसी एंड माइनस वीई, दो पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, प्लस वीसीसी एंड माइनस वीई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस आईसी को हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या है, हमें ये आईसी पढ़ना है, हमें इसका इंटरनल आर्किटेक्चर नहीं पढ़ना है। इंटरनल आर्किटेक्चर इसी ब्रांच में एक एनालॉग सर्किट सब्जेक्ट है या इंटीग्रेटेड सर्किट सब्जेक्ट है, उसमें इसका डिटेलिंग पढ़ना है। हमें अभी तक केवल क्या पढ़ना है, मैं ये सर्किट इसलिए बनाया क्योंकि आप देख के डरिए मत, इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मैं इसलिए बनाया क्योंकि आपके दिमाग में एक फिगर हो सके कि कैसे वर्क हो रहा होगा, क्लियर। तो मैंने ये बनाया, देखिए, तो मुझे ये आईसी पढ़ना है। इस आईसी को जो हमारे सिलेबस में है, ये आईसी है 741 आईसी, क्या बोलते हैं 741 आईसी, ठीक है। 741 आईसी हमको ये पढ़ना है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। जिसमें इस टर्मिनल को इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। मैं इसको और आगे बढ़ता हूं इसमें, तो इस आईसी को पढ़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम चाहते क्या थे कि दो सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे मिले, हम तो यही चाहते थे कि दो सिग्नल को डिफरेंस करके आउटपुट पे मिले। तो वो ऑलरेडी हमने बताया कि ये देखिए इसका डिफरेंशियल गेन हो गया। अब इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जैसे ये है 741 आईसी, तो इसका मेनली हम चाहते क्या थे, बी आइडियल, हम चाहते थे कि बी आउटपुट इक्वल टू क्या हो आपका एडी इंटू क्या हो वीडी हो। एडी जो है, एडी को आप कह सकते हो, मैं यहां लिख रहा हूं, एडी को कह सकते हैं आपका डिफरेंशियल गेन, क्या बोलते हैं डिफरेंशियल गेन। दो ट्रांजिस्टर थे इसमें, दोनों का डिफरेंशियल गेन है, ठीक है। या इसी को बोलते हैं ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन, ठीक है, एडी को, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में एओएल से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सेम है, एओएल ओपन लूप गेन, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल गेन हो गया। जो वीडी हमारा है, वो वीडी क्या है, ये होता है डिफरेंस वोल्टेज, क्या होता है
डिफरेंस वोल्टेज, VD हमारा होता है डिफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अब VD की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये ऑलवेज हमेशा होती है V प्लस माइनस V नेगेटिव। इट मीन्स हमेशा आप समझिएगा V आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है माइनस V, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है, ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है, तो ये वैल्यू होती है VD की। तो ये साइंटिस्ट तो चाहता था कि V आउटपुट इक्वल टू क्या हो, V आउटपुट इक्वल टू AD एंड VD, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, मैं इसको हटाता हूं और आगे लिखता हूं। तो ये तो साइंटिस्ट चाहता था बी आउटपुट इक्वल टू AD/VD, लेकिन प्रैक्टिकल ओपीएम में कुछ और टर्म आ गए। मैं जो प्रैक्टिकल ओपीएम डिस्कस किया हूं उसमें मैं बताया हूं कि मैं चाहता था कि दो सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट में मिले, तो दो सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे मिला, प्लस कुछ और भी मिल गया। कुछ और क्या मिला, दोनों सिग्नल के एवरेज को भी एम्पलीफाई करके आउटपुट पे दे दिया, ठीक है। तो एक तरह से वो हमारा क्या हुआ, अनवांटेड सिग्नल आ गया, नॉइज आ गई, समझ में आ रहा है, डिस्टॉर्शन आ गया, तो वो हमको नहीं रिक्वायरमेंट थी। तो वो उसको अगर कंसीडर करके बनाएंगे तो वो आपका प्रैक्टिकल ओपीएम हो गया। और ये देखिए उसको अगर मैं नेग्लिजिबल लेके चलूं तो ये केवल लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, आइडियल ओपीएम। जो साइंटिस्ट था उसने कहा एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए कुछ कंडीशंस, ठीक है, कुछ कंडीशन क्या है मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं। देखो ध्यान दो, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ कंडीशन है, तो इसको मैं कहता हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आपका किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बोलते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ओपीएम। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ओपीएम, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ओपीएम। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि ये कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। अब मैं लिखने चलता रहा हूं, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ये यूनिट के लिए है, और ये जरूर आएगा, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ओपीएम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ओपीएम। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जैसे फॉर एक कोई भी आप स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, या कोई एक आइडियल स्टूडेंट की आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि आइडियल स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए, आइडियल स्टूडेंट को ये कंडीशन होनी चाहिए, आइडियल स्टूडेंट को ऐसा होना चाहिए। या आपको मैं कोई क्लासरूम की बात कहूँ कि आइडियल क्लासरूम कैसा होना चाहिए, इसमें ये एक बोर्ड होना चाहिए, इसमें ये फैन होने चाहिए, इसमें प्रॉपर सिटिंग प्लान होना चाहिए, ये सब क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसी तरह से साइंटिस्ट ने भी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड किया है, जिस कैरेक्टरिस्टिक को मैं डिस्कस करने चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। जिस कैरेक्टरिस्टिक को मैं डिस्कस करने चल रहा हूं, पहला उसने बोला कि डिफरेंशियल गेन, क्या बोला उसने, डिफरेंशियल गेन ठीक है, AD इनफाइनाइट होना चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट कोई चीज है नहीं, क्लियर। तो डिफरेंशियल गेन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका आता है इनपुट रेजिस्टेंस आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की RI, ये क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद आपका आता है इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, डिफरेंशियल गेन हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। बहुत लार्ज बैंडविड्थ होती है कि ज्यादा से ज्यादा हम कोई भी सिग्नल का, किसी भी बैंडविड्थ का सिग्नल को हम सेंड कर सकें, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है स्लीव रेट। स्लीव रेट एस डॉट आर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं एक एक टर्म बताऊंगा, बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। स्लीव रेट क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। स्लीव रेट क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, स्लीव रेट के बाद आता है CMRR। ये होता है कॉमन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो। ये भी क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट आता है, इधर देखिए, हमने बताया कि किसी भी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कंडीशन है डिफरेंशियल गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होना चाहिए, स्लीव रेट इनफाइनाइट होना चाहिए, कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होना चाहिए। ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद है, अभी मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा। फिर इसके बाद है कॉमन गेन। आइए फिर से देखिए, नेक्स्ट आपका है कॉमन गेन। कॉमन गेन या इसको बोलते हैं एवरेज गेन। क्या बोलते हैं? एवरेज गेन। एवरेज गेन इसको कहते हैं AC। ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। AC क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। AC क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, AC जीरो होने के लिए फिर हमने बताया आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस R0 क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिएगा, फिर इसके बाद टेम्परेचर सेंसिटिविटी। टेम्परेचर सेंसिटिविटी TS। टेम्परेचर सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। टेम्परेचर सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए? TS। शॉर्ट फॉर्म इसका है TS। टेम्परेचर सेंसिटिविटी जीरो होना चाहिए। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, मैं यहां लिख रहा हूं PSRR। PSRR पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। इसका फुल फॉर्म क्या है? पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। ये क्या होना चाहिए? ये भी जीरो होना चाहिए। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आपने बताया कि ये देखिए आपका कॉमन गेन AC जीरो होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, टेम्परेचर सेंसिटिविटी जीरो होना चाहिए, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो जीरो होना चाहिए, इनपुट करंट II जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे जो टर्म है ये आपके हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ये कंडीशन है कि हमारा जो डिफरेंशियल गेन है या इसी को AOL ओपन लूप गेन कह दीजिए, ये कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ऐसे, देखो इनफाइनाइट वाले को एक साथ कर दूं और ये जीरो वाले को एक साथ, ठीक है।
जैसे मैंने बोला आपके पास एडी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। एडी क्या है, डिफरेंशियल गेन है। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर आई, इनफाइनाइट होना चाहिए। फिर इसके बाद बैंडविड्थ क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपका स्लीव रेट क्या होना चाहिए, स्लीव रेट इनफाइनाइट होना चाहिए। क्लियर। फिर इसके बाद सीएम आर आर कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये आपका इनफाइनाइट की कंडीशन आ गई। इनफाइनाइट ये सारे टर्म होने चाहिए। फिर एडी हमने लिखा है, फिर यहाँ पे लिखेंगे एसी। एसी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कॉमन गेन जिसमें आर नॉट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है। फिर मैंने इसके बाद टेम्परेचर सेंसिटिविटी, टेम्परेचर सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। टेम्परेचर सेंसिटिविटी के बाद मैंने आपको बताया कि आपका इनपुट करंट आई आई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लास्ट में मैंने बताया पी एस आर आर पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो जीरो होना चाहिए। तो किसी भी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ये साइंटिस्टों ने बताया, लेकिन आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ एलिमेंट या कुछ आपके टर्म और आ जाएंगे, ठीक है, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर। तो उनको रिमूव करने के लिए हम कुछ और इसमें करते हैं। क्लियर। लेकिन हमें आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में जो भी आपकी नॉइज या डिस्टॉर्शन या एरर आ रही है उसको अगर रिमूव करके अगर हम उसको रिमूव करके थोड़ा सी कम कर सकें तो हमारा प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर बिहेव्स लाइक ए आइडियल हो जाएगा। क्लियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप कैल्सी यूज करते हैं, कैल्सी यूज करते हैं तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी अभी भी इसमें बता रहा हूं, देखो क्यों ये ऐसा होना चाहिए। आप ये तो नहीं चाहते हैं कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी आपकी जीरो क्यों होनी चाहिए, ये बताइए। आप कोई भी कैल्सी से कैलकुलेट कर रहे हैं 2+2, आप गर्मी में आपका टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री था, आपने 2+2 जो ऐड किया, इसके बाद 4 आया। ठंडी में वही 2+2 ऐड कर रहे हैं कैल्सी से, तो आप तो 5 नहीं चाहते हैं, या 3 तो नहीं चाहते हैं, 2 तो नहीं चाहते हैं, तो कि चेंज हो आपका आउटपुट में कोई चेंज नहीं चाहते हैं ना आप लोग। तो इसलिए टेम्परेचर के प्रति जो आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है या ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो इनसेंसिटिव हो, मतलब उसका सेंसिटिविटी क्या हो, जीरो हो। क्लियर। अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करने लगेगा तो उसका जो आउटपुट में वेरिएशन आएगा, तो इसलिए ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमेशा रॉन्ग आएगा। तो इसलिए आप कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं चाहते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो। इसीलिए टेम्परेचर सेंसिटिविटी क्या हो, जीरो। साथ में आप कोई बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो। बैंडविड्थ इनफाइनाइट का मतलब आप कोई सिग्नल उसमें प्रोवाइड करें कि मान लीजिए सिग्नल की बैंडविड्थ इतनी है या इसकी बैंडविड्थ इतनी है, तो वो सिग्नल में अगर उतनी बैंडविड्थ नहीं पास करेगा, इनफाइनाइट सिग्नल मतलब बैंडविड्थ बहुत ज्यादा लार्ज नहीं रहेगी, तो उस सिग्नल के कुछ पार्ट डिस्टॉर्शन में चला जाएगा, तो इसलिए हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो इसलिए बैंडविड्थ में हमारी क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। स्लीव रेट क्या है कि जैसा आपने इनपुट चेंज किया, आप 1 माइक्रोसेकंड में जो आउटपुट चेंज हो, जैसे आपने इनपुट चेंज किया तो वो डिस्प्ले पे आना चाहिए, आउटपुट में भी चेंज होना चाहिए। अगर आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा है तो वो आपका डिवाइस बेकार है, कि आपने इनपुट दबाया 2, इसके बाद आधा 1 घंटे बाद आउटपुट पे डिस्प्ले में चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो स्लीव रेट भी इसलिए क्या चाहते हैं, बहुत फास्ट चाहते हैं कि बहुत माइक्रो सेकंड में आप इनपुट दिए तो आपका आउटपुट में वेरिएशन होके चेंज हो जाए। क्लियर। तो इसलिए आपका स्लीव रेट क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। फिर मैंने बताया कॉमन गेन। कॉमन गेन मतलब एवरेज गेन। एवरेज गेन आप समझते हैं, हमने बताया कि जैसे किसी भी आइडियल ओप एम्प का जो आउटपुट होता है बी आउटपुट इक्वल टू एडी वीडी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली एक टर्म इसमें और मैं ऐड कर देता हूं, प्रैक्टिकली एक टर्म और इसमें ऐड करता हूं। प्रैक्टिकली इसमें एक टर्म और होता है, एसी एंड वीसी होता है, ठीक है। तो ये एवरेज, ये देखिए ये है एवरेज, एवरेज को भी एम्पलीफाई करके दे देता है आउटपुट पे। लेकिन ये आप बहुत नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते, तो एसी जो गेन है, कॉमन गेन या एवरेज गेन, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए।
तो वही हमने लिखा है एवरेज गेन या कॉमन गेन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। आउटपुट रेजिस्टेंस अगर 0 नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट पे कोई भी सिग्नल पास ही नहीं करेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टेम्परेचर सेंसिटिव हमने बता दिया। फिर इसके बाद हमने एक टर्म आता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो बेसिकली आपका जो ये होता है डिफरेंशियल गेन एडी बाई एसी, डिफरेंशियल गेन एडी बाई एसी। तो CMMR की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज रखोगे तो हमारा AC टेंस टू 0 की तरफ टेंड करेगा। AC मतलब क्या है, कॉमन गेन। कॉमन गेन जितने कम होगा उतने हमारा प्रैक्टिकल OP-Amp बिहेव्स लाइक ए आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसलिए हमारा CMRR बहुत लार्ज होना चाहिए, ठीक है। और CMMR इक्वल टू, मैं आपको एक लेक्चर में डिस्कस किया हूँ, CMMR डिपेंड करता है आपका RE रेजिस्टेंस पे। एमीटर रेजिस्टेंस कपलिंग के बाद जो हमने लगाया था RE रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा और इसको नोट कर लीजिए, ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास इतने ही, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।